प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम आपको काव्य का दूसरा पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है पतंग। और पतंग कविता के कवि कौन है? आलोक धनवा। पतंग कविता के कवि आलोक धनवा है। तो सबसे पहले हम आपको कवि का जीवन परिचय बताते हुए फिर आपको पाठ की तरफ ले चलेंगे। तो आलोक धनवा का जन्म कब हुआ है? सन 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ है। समय क्या है? 1948। स्थान क्या है? बिहार प्रदेश का मुंगेर जिला। मुंगेर क्या है? जिला है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखना। पहली कविता क्या है? जनता का आदमी। कब प्रकाशित हुई है? 1972 में प्रकाशित हुई है। लेकिन इनको साहित्य के जगत में सम्मान किस रचनाओं से मिला है? भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां से इनको साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली है। दुनिया रोज बनती है इनकी एकमात्र काव्य संग्रह है। इनको राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान के सम्मान से नवाजा गया। आगे हम आपको कविता की तरफ ले चल रहे हैं। इनकी कविता क्या है? पतंग है। पतंग के बारे में एक बार आपको बताएं। पतंग के आप परिचित हो। पतंग जो उड़ाई जाती है, इसमें कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया है। किस प्रकार से पतंग उड़ाते समय बच्चे उत्साहित रहते हैं, कैसे उनमें उमंग रहते हैं, इस प्रकार से अलग अलग बिंबों को यहाँ पर कवि ने उद्घाटित किया है। और साथ ही बताएं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि आत्म परिचय का प्रमुख अलंकार विरोधाभास था, वैसे पतंग कविता का प्रमुख अलंकार क्या है? मानवीकरण। और भी अलंकार बीच में है, लेकिन प्रमुख अलंकार क्या है? मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण कैसे है? यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। आगे देखना। मानवीकरण जैसा आप जानते ही हो, जहाँ प्रकृति में मनुष्य के क्रियाकलापों का चित्रण होता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो प्रकृति क्या है? शरद ऋतु प्रकृति है। और प्रकृति का मनुष्य के क्रियाकलाप के रूप में वर्णन है कि किस प्रकार से नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और बच्चों को बुलाते हुए शरद ऋतु आ गई है। किसके लिए बुला रही है? पतंग उड़ाने के लिए बुला रही है। तो यहाँ शरद ऋतु का क्या हुआ है? मानवीकरण हुआ है। और किस प्रकार बच्चे उत्साहित होकर पतंग को उड़ाते हैं, तो बाल सुलभ इच्छाओं का यहाँ कवि ने बहुत सरलतापूर्वक वर्णन किया है। आगे आप काव्य की लाइन देखना। पहली लाइन क्या है? सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ। भादो महीना क्या होता है? बारिश का। भादो, सावन और भादो महीना बारिश के लिए प्रसिद्ध होता है। इसमें अत्यधिक बारिश होती है। तो कवि वर्णन करता है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ। कि सबसे तेज बौछारें अर्थात जो तीव्र से बारिश होती थी, तेज से बारिश होती थी, वह बीत गई। भादो महीना बीत गया और सवेरा हो गया। अर्थात यहाँ मतलब क्या है कि सबसे तेज बारिश करने वाला भादो महीना क्या हो गया? समाप्त हो गया। और आ क्या गया? शरद ऋतु। भादो क्या होता है? वर्षा ऋतु का आखिरी महीना होता है और उसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। तो यहाँ पर कवि शरद ऋतु का ही वर्णन करता है और ये बताता है कि सबसे तेज बारिश करने वाला भादों का महीना गया, मतलब समाप्त हो गया और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। आगे कहते हैं खरगोश की आँखों जैसा। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा हुआ। खरगोश की आँखें कैसी होती हैं? लाल होती हैं। अब सुबह क्या है? शरद ऋतु में आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। बारिश के माध्यम से जल की बूंदों से पूरा वातावरण की जो गंदगी है वो धुल जाती है और आकाश में बादल भी नहीं रहते। पूरी तरीके से आकाश और बादल स्वच्छ हो जाता है। तो सूर्य की किरणें लालिमा युक्त हमको दिखाई देती है। वही कवि यहाँ वर्णन कर रहा है कि खरगोश की आँखों जैसा, जिस प्रकार से खरगोश की आँखें लाल होती हैं, उसी प्रकार लालिमा युक्त सुबह हो गई है। आगे कवि वर्णन करता है, कहता है शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ शरद क्या है?
शरद ऋतु है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि शरद ऋतु का नाम है। आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। तो कहता है शरद ऋतु अनेक ऋतु रूपी पुलों को पार करते हुए आ गई। ऋतुएं कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। उन 6 ऋतुओं को पार करते हुए फिर से शरद ऋतु का आगमन हो गया है। कैसा? आगे कवि वर्णन करता है, कहता है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, कहते हैं अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और साइकिल में जो घंटी लगी है उसको जोर जोर से बजाते हुए। यहाँ नई चमकीली साइकिल क्या है? शरद ऋतु प्रकृति है। वो चमकीली साइकिल कौन सी साइकिल चलाएगी? तो यहाँ पर देखना, ये जो स्वच्छ वातावरण है, एकदम आकाश खुला हुआ, पूरा वातावरण स्वच्छ है, उसमें सूर्य की किरणें ऐसी लग रही है कि मानो ये पर्यावरण रूपी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाता हुआ और जोर जोर से घंटी को बजाता हुआ शरद ऋतु क्या हो गया है? आ गया है। जो पतंग उड़ाते समय बच्चे सीटी बजाते हैं, उसी का वर्णन कवि किसके रूप में कर रहा? मानो शरद ऋतु क्या कर रही है? घंटी बजा रही है। और एक चीज़ आपको ये भी बता दें, एक कहाँ का वर्णन है? बिहार का वर्णन है। जैसे गुजरात में मकर संक्रांति को पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन बिहार में कब उड़ाई जाती है? शरद ऋतु, जो बारिश का महीना समाप्त होता है, शरद ऋतु में पतंग उड़ाई जाती है। और कवि ने बिहार का वर्णन किया है, गुजरात का वर्णन नहीं किया है। कहते हैं पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को और शरद ऋतु जो पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण रूपी चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए और बच्चों की सीटी रूपी घंटी को बजाते हुए अपने चमकीले इशारों से किसे बुला रही है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड मतलब समूह को बुला रही है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। कहते हैं चमकीले इशारों से उन पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रही है और आकाश को इतना मुलायम बना दे। मुलायम क्या बेटा? एकदम स्वच्छ है आकाश, कोई भी प्रदूषण, कोई भी धूल के कण या अन्य भी प्रदूषण क्या है? आकाश में नहीं है। बिल्कुल आकाश भी क्या है? एकदम स्वच्छ है, बादल भी उसमें नहीं है। कहते आकाश को शरद ऋतु मानो इतना मुलायम बना दी है कि पतंग ऊपर उड़ सके। यहाँ पर सारा काम तो कौन किया है? वर्षा ऋतु ने किया है। लेकिन यहाँ कवि ने महत्व किसको दिया है? शरद ऋतु को दिया है कि मानो शरद ऋतु ने आकाश को एकदम बिल्कुल स्वच्छ बना दिया है। वातावरण स्वच्छ है, आकाश भी बिल्कुल निरभ्र है, कहीं से बादल की रेखा नहीं है। मानो वह ये सब इसलिए किया है कि जिससे पतंग उड़ाने में बच्चों को कोई समस्या न हो, उनकी पतंग ऊपर उड़ सके, ऊपर उठ सके। आगे कवि वर्णन करता है, कहता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके आकाश में। आकाश को इतना मुलायम क्यों बना रही है? क्योंकि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। आकाश में उड़ने वाले जितने भी चीज़ हैं, सबसे हल्का कौन होता है? पतंग होती है। और वही कवि वर्णन करता है कि सबसे हल्का और सबसे रंगीन चीज़, क्योंकि पतंग अनेक रंग बिरंगी होती है, किसके समान? तितलियों के समान होती है, वह उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज आकाश में उड़ सके और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी क्या है? जिसमें पतंग का कागज लपेटा रहता है। कहते हैं जिससे वह आकाश में उड़ सके और शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। कहते हैं और इस पृथ्वी पर तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू हो सके। बच्चे सीटी बजाएं और प्रसन्नता युक्त किलकारी भरे। किलकारी भरना मतलब क्या होता है?
प्रसन्नता से खुलकर हंसना। लेकिन किसका हंसना किलकारी कहलाता है? बच्चों का हंसना किलकारी कहलाता है। जब बच्चे मुक्त हृदय से, स्वच्छंद हृदय से हंसते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? किलकारी भरना कहा जा सकता है। कहते हैं इस प्रकार से शरद ऋतु ने मानो आकाश को बिल्कुल निरभ्र कर दिया है, वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया है कि दुनिया की सबसे पतला और रंगीन कागज उड़ सके आकाश में, दुनिया की सबसे पतली बांस की कमानी उड़ सके और बच्चे स्वच्छंदता से पतंग उड़ाएं, सीटी बजाएं और किलकारियां भरें। आगे कवि वर्णन करता है, कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे बेसुध दौड़ते हैं। कवि वर्णन करता है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेके पैदा होते हैं। कपास का अर्थ क्या होता है? रुई। लेकिन यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। रुई कहने से मतलब क्या है? कोमलता, मुलायम। कहते हैं बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लिए रहते हैं, अर्थात जन्म से ही बच्चों की प्रकृति क्या होती है? कोमल होती है। कहते हैं लेकिन उन कोमल पैरों से भी वे पतंग के लिए कैसे दौड़ते हैं? जब वे अपनी सुध-बुध खो करके पतंग के पीछे पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो ये नहीं लगता कि वो दौड़ते हुए कितनी दूर चले जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ जाती है। कब? जब वे अपनी सुध-बुध खो करके उनका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? पतंग के पीछे रहता है और पतंग के लिए बेसुध होकर दौड़ते हैं तो दौड़ते हुए वे कितनी दूर चले जाते हैं उनको ही नहीं पता रहता, बल्कि ऐसा लगता है कि वे दौड़कर एक छोर से दूसरे छोर पर नहीं गए, बल्कि पृथ्वी ही घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ पहुंची है। आगे कहते हैं छतों को भी नरम बनाते हुए ऐसे दौड़ते हैं कि जैसे लगता है छत कठोर नहीं है, उनके पैर दर्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि छत भी क्या है? नरम है। क्यों? क्योंकि उनको अपना आभास ही नहीं रहता, अपनी सुध-बुध ही नहीं रहती, उनके ध्यान में क्या रहता है? सिर्फ पतंग रहता है। पतंग के उत्साह में खोए हुए रहते हैं और ऐसे दौड़ते हैं कि जैसे लगता है कि छत भी क्या है? नरम है, जबकि उनके पास कोमल प्रकृति उनकी पहले से ही है, लेकिन उसके बाद भी छतों पर ऐसे दौड़ते हैं कि जैसे छत बिल्कुल क्या हो? मुलायम हो, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और ऐसे जब एक साथ बच्चों के समूह दौड़ते हैं तो उनके पैरों की जो आवाज़ आती है जैसे लगता है कि दिशाओं में मृदंग रूपी बाजा बज रहा है। मृदंग क्या होता है? एक प्रकार का बाजा जिसकी कोई सुर और लय नहीं होती, उसको पीटा जाता है। वैसे बच्चों के पैर ऐसे बज रहे हैं दौड़ते हुए, उनके कदम जैसे लग रहा है कि दिशाओं में मृदंग बज रहा है। आगे कवि वर्णन करता है, कहते हैं जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कहते हैं जब वे पेंग भरते हुए, पेंग भरना मतलब क्या होता है? टेढ़ा होना। पेंग क्या होता है? झूला। झूलते समय जो किनारे से पेंग मारते थे, तो पेंग मारने का लाक्षणिक अर्थ क्या है? शरीर को टेढ़ा करना। जब वे शरीर को टेढ़ा क्यों कर रहे हैं? पतंग के हिसाब से, जैसे पतंग उनकी उड़ती है उसी प्रकार से उनके शरीर में भी क्या होता है? लचीलापन आता है। और डाल, जिस प्रकार से पतली डालियां लचीली होती हैं वैसे उनके शरीर भी लचीले होते हैं और लचीले वेग से अक्सर कहाँ चले आते हैं? आगे के पैराग्राफ में देखना, कहाँ आते हैं? छतों के खतरनाक किनारों तक। कैसे आ जाते हैं? क्योंकि उनको अपने शरीर की याद नहीं, बल्कि याद किसकी है? सिर्फ पतंग की। हमारी पतंग सबसे ऊपर उड़ सके। कहाँ आ जाते हैं? छतों के खतरनाक किनारों तक। कहते उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कहते उस खतरनाक किनारों से उनके शरीर का ही रोमांचित संगीत, जो उत्साहित संगीत है, जो खुश होकर पतंग उड़ा रहे हैं, वही उनको गिरने से बचा लेता है। हकीकत तो यही है बेटा कि वही उनको गिराता है। जो वे पूरी तरीके से
पतंग उड़ाने में व्यस्त हो जाते हैं वही उनको गिराता है। लेकिन कवि अगर उसका वर्णन करेगा तो यहाँ पर पतंग के सौंदर्य में बाधा पड़ेगी। इसलिए कवि यहाँ क्या कह रहा है कि वही उनके रोमांचित शरीर का ही संगीत उनको खतरनाक किनारों से गिरने से क्या होता है, बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं महज धागे के सहारे। जितने ऊंचे उनका पतंग उड़ता है वही उसकी धड़कती ऊंचाइयाँ, ऊपर उठती हुई ऊंचाइयाँ उनको एक धागे के सहारे थाम लेती हैं, बचा लेती हैं खतरनाक किनारों से गिरने से। छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से वही धागे बचा लेते हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि वो केवल कवि की कल्पना है, बल्कि उसी नाते वे गिरते हैं, बचते नहीं हैं, बल्कि छतों से गिरते हैं। आप लोग देखते हो पतंगोत्सव के समय कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। आगे कवि कहता है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ देखना एक वाक्य का प्रश्न बनता है, बच्चे किसके साथ उड़ रहे हैं? तो पतंगों के साथ उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र क्या होता है? रोम छिद्र। हमारे शरीर में जो रोए हैं उन्हीं के छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। अर्थात उन भी उड़ रहे हैं, उनका हृदय एकदम बिल्कुल उत्साहित होता है, रोम रोम उस पतंग के सहारे वो भी उड़ रहे हैं, उनका हृदय उत्साह से उड़ता रहता है। आगे देखना कवि लास्ट में क्या वर्णन करता है। कहता है अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो। कहते हैं और अगर उस खतरनाक किनारों से बच नहीं पाए, जब लचीले वेग से लचकते हुए उनका पूरा ध्यान कहाँ है? पतंग की तरफ है, और कहाँ आ जाते हैं? खतरनाक किनारों के पास, और गिर जाते हैं। और गिरने के बाद दुर्घटना नहीं होती बल्कि बच जाते हैं। कहते हैं तब तो होता क्या है? और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कहते हैं और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहले सूरज मतलब ज्यों सूर्योदय होता है। सुनहला सूरज कब होता है? प्रभात के समय। अर्थात ज्यों सूर्योदय होता है, दिन होता है, सुबह होती है, तो तुरंत वे फिर पतंग उड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। जबकि आपको बताया ना कि यहाँ पर कवि का उद्देश्य पतंग के उड़ाने में बच्चों के बाल सुलभ क्रियाकलापों का चित्रण करना है, इसीलिए वह खतरों की बात नहीं करता है। पहली बात तो जो कहता है कि उनके जो है धागा, वो पतंग का धागा ही उनको बचा लेता है, उनके शरीर का रोमांचित शरीर संगीत उनको बचा लेता है। सही तो यही है कि वही उनको गिराता है। और दूसरी चीज यहाँ पर कवि वर्णन करता है कि जब वे खतरनाक किनारों से कभी गिर गए और बच गए तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। हकीकत तो यही है। एक कहावत है, बिल्ली अगर दूध से जलती है तो छाछ भी फूंक करके पीती है। एक आध साल तो बिल्कुल पतंग उड़ाने की हिम्मत नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर कवि उसका सौंदर्य वर्णन कर रहा है। तो क्या वर्णन करता है कि अगर वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर गए और बच गए तब तो और भी निडर होकर कहाँ आते हैं? सुनहले सूरज। अर्थात ज्यों सूर्योदय होता है, ज्यों सुबह होती है, त्यों तुरंत वो आ जाते हैं, पतंग उड़ाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ते हैं। और कहते हैं पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, कभी पतंग उड़ाने के लिए तो कभी पतंग को पैर करने के लिए, और भी तेजी से दौड़ते हैं। और इस प्रकार दौड़ते हैं कि उनको ये आभास ही नहीं होता कि हम दौड़कर कहाँ से कहाँ आ गए, बल्कि उनको ये लगता है कि पृथ्वी ही दौड़ती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ गई। वे दौड़कर पृथ्वी के एक छोर से दूसरे पर नहीं पहुँचे, बल्कि पृथ्वी ही उनके पास आ गई। तो इस प्रकार आज मैंने आपको काव्य का दूसरा पाठ पतंग पढ़ा दिया। धन्यवाद।